गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में? रासायनिक अभिक्रिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले हैं वो आप सभी तक अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो जल्दी से। ठीक है, आइए एक एक करके एक बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करने से पहले, प्रश्न पे आने से पहले जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ था उसमें थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हुए आगे चलते हैं कि मतलब जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हो तो हमको वो चीजें समझ में आए। बेटा देखो, ये रिवीजन टाइप की क्लास रहेगी, थोड़ी सी आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन, फिर उसके बाद वहां पर न्यूमेरिकल पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं इस चैप्टर में मेन क्या क्या चीजें हैं उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे मेन हमारा जो है जहां से क्वेश्चन बन रहा होता है वो कहां से क्वेश्चन बन रहा होता है बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बन कहां से रहा होता है? तो वो क्वेश्चन बन रहा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वहां से। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। बट हम आज बात करने वाले हैं कि सर प्रश्न कहां कहां से बन रहा होता है, कैसे प्रश्न आते हैं और हम उसको किस तरीके से लिखकर आएंगे कि हमको नंबर मिलेगा। तो हम उस पे बात करने वाले हैं बेटा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसको सामान्यतः 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया है कि योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है। हमारे पास दो अभिकारक होते हैं और ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको आप ए बी से दिखा सकते हो या जिसको आप ऐसे सी दिखा सकते हो। तो जब दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक उत्पाद बनाता है। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में इसी का ठीक उल्टा होता है। यहां पर हमारे पास एक अभिकारक होगा और ये हमको एक या एक से अधिक उत्पाद दे रहा होगा। अभिकारक एक और उत्पाद एक से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया भी आप लोगों को बताई गई है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? तो विस्थापन अभिक्रिया में हमारे पास एक यौगिक होता है जो कि किसी दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापित होकर कुछ इस तरीके से बना लेता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर C जो है B को उसके यौगिक में से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो जब यहां पर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यहां पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो यौगिक होते हैं जैसे AB और CD होगा, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं बेटा और क्या करते हैं? तो ये बना लेते हैं आपका AD प्लस AD बना लेगा प्लस क्या बना लेता है? CB बना लेता है। क्या बना लेता है? AD प्लस CB बना ले रहा होता है। एग्जाम्पल आपको कराए गए हैं, पूरे एक एक क्वेश्चंस के सारे डिटेल में कराए गए हैं, तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। रेडॉक्स में दो पढ़ते हैं जहां पर एक ऑक्सीकरण होता है और एक आपका क्या होता है? अपचयन। तो ये सारी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया में आ सकती हैं। ये जो योगात्मक है वो, वियोजन जो है वो, विस्थापन जो है वो, लेकिन द्विविस्थापन रेडॉक्स में नहीं आता है। तो याद रखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया को आप लोगों को बताया गया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है बेटा वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक जिसमें हमारा ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है, एक हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक हमारा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में बताया गया है पिछले क्लास में। यहां पर आप खाली शॉर्ट में एज अ रिवीजन, फिर हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन देखने को मिल रहा होगा। तो ऑक्सीकरण का एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं तो इस तरीके से ले लो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आफ्टर रिएक्शन हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया में हमारा कुछ इसको ले लीजिए आप,
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये टूटकर किसमें बन गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस 2O2। ठीक, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, ये सारी चीजें हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे। ठीक है, एज अ रिवीजन बात कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बताया है मैंने सारी चीजें, तो इसको एज अ रिवीजन बता दिया। क्यों? क्योंकि यहां से हमारा जो है प्रश्न बन रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरे टॉपिक कहां है जहां से हमारा प्रश्न बन रहा होता है बेटा, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, वो दूसरा टॉपिक हमारा है बेटा संचारण। कहां से पूछा जा रहा होता है? संचारण से। तो संचारण में क्या होता है बेटा, तो वह प्रक्रम जिसमें धातुएं जो है वायुमंडलीय गैस, धातुएं जो है वायुमंडलीय गैस के संपर्क में आके, और वायुमंडलीय गैस में कौन कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया, जलवाष्प हो गया आदि, से अपनी सतह पर नष्ट होती हैं। क्या होती हैं बेटा? नष्ट होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो संचारण किसे कहा जाता है? तो जब धातुएं जो है वायुमंडलीय गैस के संपर्क में आकर जब उनके अंदर क्षय होने लगता है, उनमें कमियां आने लगती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं बेटा? संचारण कह रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक ये टॉपिक पूछा जाता है, संचारण के अंदर का ही ये टॉपिक है, बट इसको अलग से पूछा जाता है। क्या? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, दैट मींस इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे में जंग लगना भी एक संचारण ही है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग क्या लिख रहे होंगे कि जब एक लोहे की वस्तु को कुछ उल्लेखनीय समय के लिए नम वायु में रखा जाता है, तब वह लाल भूरे रंग के पदार्थ से आवरित हो जाता है। यानी जो जंग हम लोग देखते हैं उसको एक स्पेशली वर्ड यहां पर यूज कर लिया है कि लाल भूरे रंग के पदार्थ से क्या हो जाता है? आवरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं। क्लियर है? जंग जो है वो मुख्यतः जल योजित, जो जंग जो है वो मुख्यतः जल योजित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O होता है। ठीक है, इसका निर्माण लोहे की सतह पर ऑक्सीजन गैस तथा जलवाष्प के आक्रमण के कारण होता है। जंग का निर्माण किस वजह से होता है बेटा? तो ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, कहां पर? लोहे की सतह पर। तो ये क्या किसका निर्माण कर लेता है? जंग का। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। पूछा गया है कई बार ये भी क्वेश्चन में कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे Fe2O3.XH2O। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे बेटा? तो पेंट करके, ग्रीस लगाकर तथा तेल लगाकर एवं गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जो है जंग से बचाया जा सकता है। लोहे में जो जंग लग रही होगी उससे बचाने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं। उस प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं? वहां पर पेंट का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण करते हैं। गैल्वेनीकरण में क्या होता है? तो लोहे के ऊपर दूसरे जैसे निकिल का परत लगा देते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे धातु की परत लगा देते हैं, जो धातु कम ऑक्सीकृत हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, और जब भी यहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा तो लॉन्ग में आ रहे होंगे, यानी 6 नंबर वाले क्वेश्चन यहां से आ रहे होंगे। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो अभी हम लोग बात करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछ रहा होता है अलग से, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता कैसे कहते हैं? तो अगर मैं ओरली समझाना चाहूं तो मैं ओरली पहले आपको समझा देता हूं, फिर तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है बेटा? कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, मतलब जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, उनको अगर आप कुछ देर तक, कुछ दिनों तक के लिए रख दो, स्पेशली गर्मी में, ठीक है, अगर गर्मी के दिनों में वो कुछ दिनों तक या कुछ देर तक वो बाहर रहते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं और उसमें से स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहते हैं। तो आइए देखिए क्या कहते हैं। भोजन में
तेलों या वसाओं के भोजन में तेलों या वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप, किसके स्वरूप? ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप गंध, देखिए गंध तथा स्वाद का विकृत होना मतलब बदल जाना, विकृत होना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता को प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर निर्वात पैकिंग करके, ठीक है, वायु को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित करके तथा खाद्य पदार्थों को प्रशीतित करके रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है? तो ये कुछ प्रोसीजर हैं। जैसे तो प्रति ऑक्सीकारक मिला के, प्रति ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकारक को न होने दे, रोके, ऑक्सीकारक के अपोजिट काम करे। ठीक है, तो जब ऑक्सीकारक नहीं होगा तो तेल और वसाओं का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो उनका गंध जो है और उनके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होगा। दूसरा दिया हुआ बेटा निर्वात पैकिंग करके। निर्वात मतलब जहां वायु ना हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है निर्वात, ठीक है, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु ना हो। क्या ना हो बेटा? वायु, दैट मीन्स आप हवा कह लो, जहां हवा ही ना हो। ठीक, जहां हवा ना हो वहां पर उसको अगर पैक कर दिया जाए, या फिर वायु को नाइट्रोजन से, जो आप लोग चिप्स का पैकेट देखते हो मार्केट में ना, तो उन चिप्स के पैकेट में बेटा नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसमें हवा नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो उससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो चीजें हैं वो हमारी जल्दी खराब नहीं होती हैं। आप देखो, आप घरों में आलू काट के रखो तो 1 से 2 दिन 3 दिन में वो खराब हो जाएगा, लेकिन जो मार्केट में चिप्स के पैकेट मिलते हैं आपको, वो कई दिनों के होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, और ऑक्सीकरण न हो माने की वजह से वो खराब नहीं होते हैं। दैट मीन्स उनके स्वाद और उनके गंध में परिवर्तन नहीं आता है, तो जिसको हम लोग विकृत गंधिता कह रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये जो 3 टॉपिक है, कौन कौन से? तो एक तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यहां से हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं बेटा। ठीक, दूसरा संक्षारण, जिसमें स्पेशली लोहे में जंग लगना, एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन रहा होता है बोर्ड के पेपर में। और तीसरा टॉपिक जो है बेटा वो विकृत गंधिता है। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूछा जा रहा होता है। ठीक, अब किस तरीके से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? तो हम सभी पैटर्न में, मतलब एमसीक्यू से लेते हुए, अति लघु उत्तरी से लेते हुए लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, हर पैटर्न में प्रश्नों की बात करने वाले हैं। एक पहला प्रश्न आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है। क्या? सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि अभी से असली काम शुरू होने वाला है। जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे बात करने वाले हैं वो हमारा अब शुरू होने वाला है। अभी तो हम एक बार रीकैप ले रहे थे कि चीजें हमको थोड़ी सी याद रहे, जिससे हमको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी क्या मिल जाए बेटा? आसानी हो जाए। क्लियर है? आइए, आपके सामने प्रश्न है और एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला एमसीक्यू पर है। क्या दिया हुआ है कि कोई अभिक्रिया रखी हुई है ना, लिखा हुआ है ऊपर दी गई अभिक्रिया के प्रकार बताइए, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पे आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना दे रहा है। तो अब दिया हुआ है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है, या ये विस्थापन अभिक्रिया है। 4 टाइप दिए हैं, चारों में से पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप सबको मालूम है, जल्दी से कमेंट कर दो कौन सी अभिक्रिया है। जल्दी से कमेंट कर दो कौन सी अभिक्रिया है। और यहां पर आप देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा कि ये जो एल्यूमिनियम है, ये इसको यहां से हटा दे रहा है, यानी एल्यूमिनियम आयरन को उसके ऑक्सीजन के पास से हटा दे रहा है और खुद वहां जुड़ जा रहा है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी भाई? ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। सर विस्थापन अभिक्रिया, तो जितने बच्चे कह रहे हैं सर विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल सही जवाब है पहले का डी ऑप्शन। पहले का डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते हुए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब लिखा हुआ है अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय होते हैं, अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय होते हैं, दैट मीन्स अदला बदली होती है, आयन्स आपस में अदला बदली करते हैं, ठीक है, से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आपस में क्या होता है भाई, अदला बदली होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिखा हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बेटा अगर कोई यौगिक कुछ इस तरीके से है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है AD प्लस CB। तो यहां पर ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, इन दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो यानी ये कौन सी अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन, यानी दूसरे वाले का बी वाला ऑप्शन सही है, पहले का चौथा और दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, दी गई अभिक्रिया जिसमें दिख रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके जल और सल्फर बना रहा है, जल और सल्फर बना रहा है, पूछ रहा है इसमें अपचायक कौन है, इसमें अपचायक कौन है बेटा। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया है, एक बार मैं यहां से फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। अपचायक किसे कहते हैं, तो जिसके वजह से अपचयन होता है, अपचायक कहलाता है, ठीक है, जिसके वजह से अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक, और वो खुद ऑक्सीकृत हो रहा होगा, खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकृत हो रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं यहां पर देखो SO2 में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है +4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है +1 और इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है क्या, -2। ठीक है, आ जाओ इधर। तो यहां हाइड्रोजन देखो +1 है और यहां हाइड्रोजन जो है वो +1 है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है और ये वाला जो सल्फर है इस पे ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, आपको बताया गया है कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब ये हमको मालूम हो गया। अब देखो क्या है, यहां पर सल्फर से ऑक्सीजन, अब देखो एक तो ये तरीका हो गया, ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये हटाओ। आप देखो यहां पर सल्फर के पास ऑक्सीजन है, ठीक, और यहां पर देखो सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, और यहां पर H2S में भी देखो सल्फर के पास हाइड्रोजन है और यहां सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। यहां पर जो सल्फर है बेटा वो +4 में है और यहां पर जो सल्फर है वो -2 में है। तो -2 से ये जा रहा है 0 में और +4 से ये जा रहा है 0 में, +4 से जा रहा है 0 में। अब पूछ देखो 4 से 0 यानी ये अपचयित हो रहा है और -2 से 0 यानी ये ऑक्सीकृत हो रहा है। तो जो ऑक्सीकृत होता है वो दूसरे को अपचयित कर रहा होता है, यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, H2S या SO2, जल्दी से बताइए। ये दोनों तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा, देखो ये दोनों नहीं होने हैं, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, ऑप्शन समझिए, ये दोनों नहीं होंगे, उन दोनों में से कोई एक होगा। ये दोनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इधर आपका ऑक्सीकारक मतलब उत्पाद की तरफ है, ऑक्सीकारक या अपचायक जो देख रहे होते हैं हम लोग किधर देख रहे होते हैं, अभिकारक की तरफ। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, SO2 या H2S, जल्दी से, SO2 या H2S, जल्दी से, दो है, मैं भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बट यहां पे पहले कमेंट करिए। ठीक, वही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा, H2S,
ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, सॉरी ये खुद अपचयित हो रहा है। तो जो अपचयित होता है वो नहीं, जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक का काम करता है। मैंने आप लोगों को डिफिनेशन लिखाया हुआ है, एक चीज और देख लीजिएगा, इसी डिफिनेशन को एक बार और तरीके से देखिए। अपचायक, अपचायक, अपचायक किसे कहते हैं? तो जो खुद ऑक्सीकृत हो और दूसरों को अपचयित करे अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है। खुद ऑक्सीकृत होगा और दूसरे को अपचयित कर रहा होगा, क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। तो देखो सल्फर के पास हाइड्रोजन है और वहां देखो सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का निकलना आप लोगों को लिखवाया गया है। देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए आप लोगों को बताया गया है बेटा, क्या बताया गया है? तो देखिए हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आप देख रहे हो इस अभिक्रिया में सल्फर के पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन निकल रहा है ना, वहां देखो सल्फर बिना हाइड्रोजन के है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा कि यहां पर हाइड्रोजन का निकलना, देखो यहां लिखा है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का निकलना है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इसका क्या हो रहा है भाई? अपचयन। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तब ना इसका अपचयन हो रहा है, तो इसलिए ये किसकी भांति कार्य कर? अपचायक की भांति। किसकी भांति कार्य कर रहा होगा? अपचायक की भांति। ठीक, कौन? H2S। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां पर अपचायक की डिफिनेशन भी हो गई आपकी, फिर यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं वो भी मैंने लिखवा दिया, कब होता है। ठीक है, आओ आगे। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस H2O प्लस Y की जगह कुछ होगा जो कि अभिक्रिया कर रहा है, तो बना रहा है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl 2 मोल HCl के। तो पूछ रहा है Y है, Y क्या है? S है, H2S है, Cl2 है या SO2 है। ठीक है, क्या है भाई? तो देखो यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है। तो पहली बात कि इधर उधर देखो S दिख रहा है, देखो कैसे हम लोग पता करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे। तो यहां देखो यहां पर S लिखा हुआ है ना, लेकिन तो यहां S लिखा हुआ है और यहां और किसी में S नहीं है, तो यानी ये जो Y होगा ये ऐसा होगा जिसके पास सल्फर होगा, यानी तीनों को देखा जाए तो ये तो नहीं होना है, तीनों को देखा जाए तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां इसमें S नहीं है, बाकी बचे 3। अब 3 में कौन सा हो सकता है? आओ और देखते हैं। अब देखो दूसरी चीज, ठीक है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो यानी ऑक्सीजन कम है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर
देखो हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 यहां है 2 वहां है, तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4 है, यानी 2 ऑक्सीजन कम है। तो यानी कोई ऐसा यौगिक आएगा जिसके पास ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन वाला यौगिक खाली हमको यही एक दिख रहा है, यानी यहां पर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन, सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन SO2 जो है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे पता करेंगे कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, तो आप उसको पहले देखो कि क्या दिखा रहा है, कितने कितने तत्व हैं, बराबर है। अगर सब बराबर है, सब संतुलित समीकरण दिया है, तो जिसकी कमी होगी वही वहां पर होगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते बेटा। चलो, जंग का रासायनिक सूत्र है, अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3x H2O, Fe2O3x H2O। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोहे में जंग लगने वाले में, तो इसका सीधे आंसर मार देंगे। क्लियर है? ये चौथा और ये 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे 4 रही है, इसको 5 कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में क्या हो गया, Fe2H3OX H2O जो होता है वो फॉर्मूला होता है किसका, लोहे में जंग लगने का। चलिए अगला, अच्छा आगे बात करने से पहले बेटा ब्रह्मास्त्र बैच 2024 शुरू होने वाला है, ठीक है, जिसकी फीस आप सभी लोग जान रहे हो बेटा, मात्र 899 रुपए है, जिसमें आपको एग्जाम के अंतिम दिन तक सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ चुके हैं उनकी बात नहीं, जो किसी भी बैच से जुड़े हुए हैं या जो अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो न जुड़े हों वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि बेटा ये 899 रुपए बेटा केवल शुरू के 500 छात्रों के लिए ऑफर है, ठीक है, केवल शुरू के 500 छात्रों के लिए ऑफर है। और इसमें आपको जो है बेटा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 साल के पेपर, गेस्ट पेपर, संडे टेस्ट और स्पेशल ट्रिक प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो, यानी कम से कम आप 95 प्लस अगर आप लाना चाहते हो तो कैसे ले आओगे, कैसे लेके आओगे 95 प्लस अगर आपको लाना है तो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ जाना है, जो कि आपको मालूम है 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप शुरू से जुड़े रहोगे तो आपको ये चीज रहेगी कि आपको एक भी टॉपिक आपके छूटेंगे नहीं और सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बीच में जब हम पढ़ते हैं तो हमको चीजें छूट रही होती हैं, समझ में नहीं आता है, तो फिर हमको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, बैच से जुड़ जाना है। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो डाउनलोड कर लेना है बेटा शुभम क्लासेस ऐप, ठीक है। और डाउनलोड वही वाला करेंगे बेटा जहां पर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड आपको दिख रहा होगा। ये शुभम क्लासेस ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो वही वाला करिएगा जहां पर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड आपको दिख रहा होगा, और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो बेटा, तो ये जो नंबर है शुभम क्लासेस का, यहां पर आप कॉन्टेक्ट करके पेमेंट करके आप बैच से जुड़ सकते हो। तो जो बच्चे न जुड़े हों वो जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि ये डेमो सेशन है, इसी पैटर्न पे आपकी सारी चीजें चल रही होंगी। स्टार्टिंग में आपको एक रीकैप दिया जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि क्वेश्चन से पहले कि क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न बन रहे होते हैं। अभी देखो मैं ढेर सारे प्रश्न लेके आया हूं, उसमें सारी चीजें वहीं से बनेंगी जो अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो बेटा बैच से जुड़ जाना है, क्योंकि आप जैसे ही बैच से जुड़े रहोगे तो आपको एक एक चीज एकदम डिटेल में मिल रहा होगा वहां पर बैच में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। भाई निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, किसको, पहला वाला H2SO4 है, NaOH है, Na2SO4 है और H2O। संतुलित समीकरण इसका लिखना है, तो देखो मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। किसका आंसर लिखूंगा, पहले वाले का, और आंसर क्या होगा वो हम यहां देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, H2SO4 NaOH, H2SO4 जो है, ठीक है, H2SO4 जो है वो NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना ले रहा है, Na2SO4 और साथ ही साथ H2O बना ले रहा है। यही बना रहा है ना, देखो
Na2SO4 और H2O बना ले रहा है, इसका संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसका संतुलित समीकरण लिखने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो तत्व है हमारे पास वो हमारे पास बराबर हैं या नहीं बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए तरीका आप लोगों को बताया गया था। इधर हम लोग तत्व लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं LHS और यहां लिखते हैं RHS। तो कौन कौन से तत्व हैं इस अभिक्रिया में बेटा फिलहाल हमारे पास? तो हमारे पास सल्फर है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सल्फर है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कितना है? तो इधर सल्फर कितना है? 1, उधर सल्फर कितना है? 1, इधर सोडियम कितना है? 1, उधर सोडियम कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 5, उधर ऑक्सीजन कितना है? 5, इधर हाइड्रोजन कितना है? तो 2 1 3 और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो अब हमको इनको दोनों तरफ बराबर करना है, तो हम लोगों को क्या करना है वो हम समझेंगे। देखो इधर सल्फर तो हमारा बराबर दिख रहा है, सल्फर दोनों तरफ 1 1 बराबर दिख रहा है, लेकिन सोडियम बराबर नहीं है। देखो सोडियम इधर 1 है और इधर 2 है, यानी इधर कम है। तो इधर कम है, तो इसको बराबर करने के लिए बेटा, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो सोडियम है यहां पर हम 2 लगा देंगे। तो जैसे ही आप इधर के सोडियम में 2 लगाए तो क्या हो गया, ये 1 में 2 का गुणा हो गया और सोडियम हमारे पास 2 हो गया। तो देखो सोडियम भी बराबर हो गया, सोडियम भी बराबर हो गया। और ऑक्सीजन, अब देखो अब एक बार गिन लेते हैं फिर से। तो इधर 4 और इधर 2, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। जो 5 ऑक्सीजन था, ऐसे देखिए जो 5 ऑक्सीजन था ये तो दोनों बराबर हो गए। उसके बाद ये जो 5 ऑक्सीजन था ये अब कितना हो गया हमारे पास? 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन उधर 5 हो गया तो वो डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन इधर 3 है, उधर 2 है। तो ऑक्सीजन को 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे। और जैसे ही यहां 2 लगाएंगे तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 से बढ़ के 4 हो गया और ये 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो देखो ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया दोनों तरफ, इधर ये 4 हो गया और इधर ये 3 हो गया। नहीं सॉरी, हाइड्रोजन भी देखो यहां जब 2 किया था तो ये 3 से ये भी 4 हो गया था। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई बराबर, यानी यहां पर जो संतुलित समीकरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा H2SO4 डॉट 2NaOH आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2H2O। तो रफ पे आप इसको बैलेंस कर लेंगे ऐसे, और वहां पर आपको समीकरण लिखने के लिए दे रखा है तो आप यहां पर डायरेक्ट समीकरण लिख देंगे। और आपने ये लिख दिया, एक क्वेश्चन सही, तो यहां पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आइए दूसरा वाला। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए देखो क्या हो जाएगा बेटा। तो दूसरे वाले को मैं यहीं पर देखता हूं ना, इधर देखो MgCl2 है, उधर भी MgNO3 है, बराबर है। इधर 2 क्लोरीन है, उधर 1 क्लोरीन है, हो गया बराबर। देखो यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये देखो क्या हो जाएगा, ये MgCl2 प्लस AgNO3 और इधर क्या है हमारा MgNO3 प्लस AgCl। इधर देखो 2 क्लोरीन है, उधर 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमने यहां पर 2 लगा दिया। और जैसे ही 2 लगाया तो क्लोरीन बराबर हो गया, लेकिन सिल्वर गड़बड़ हो गया। जैसे ही 2 लगाया तो क्लोरीन बराबर हो गया, सिल्वर गड़बड़ हो गया। सिल्वर को बराबर करने के लिए यहां पर 2 लगाएंगे तो सिल्वर बराबर हो गया, तो NO3 गड़बड़ हो गया। अब NO3 को बराबर करने के लिए हम यहां पर 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए फिर यहां लगाएंगे तो मैग्नीशियम बराबर, देखो ऐसे करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, मैग्नीशियम को बराबर कर रहे हैं तो मैग्नीशियम फिर सर क्लोरीन 4 हो गया, तो क्लोरीन को 4 करने के लिए फिर यहां 4 करेंगे, 4 करेंगे फिर Ag गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या है बेटा, यहां पर बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो आपका पूरा मिस्टेक हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख दें जैसे यहां पर सर ने लिख दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको एक एक स्टेप को देख के करना होगा। वो आप डायरेक्ट फेयर करके दिखा दो या रफ करके दिखा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट फेयर कर लीजिए या रफ करके, फिर उसका डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख दीजिए जैसे मैंने यहां किया था। ये किया और यहां से सॉल्व करने के बाद जब मुझे बैलेंस मिल गया, मैंने डायरेक्ट बैलेंस वाला लिख दिया। और यहां पर क्या है, यहां पर आप ऐसे अपने मन से सोचोगे तो गड़बड़ होता जाएगा। तो यहां पर क्या करना है आइए देखते हैं। ठीक है, दोनों तरीका, जो मिस्टेक कर सकते हैं हम वो भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम आराम से बात करेंगे ना। ठीक, आ जाओ। तो क्या था हमारे पास, देखो दूसरे वाले में क्या है, MgCl2 प्लस AgNO3, यह है MgCl2 प्लस AgNO3। कोई दिक्कत यहां पर एक बार अप्लाई करेगा। यहां देखो ये था और जो है यहां पर इसको भी लिख लिया। यहां पर क्या है सर, यहां पर है सर MgNO3 प्लस AgCl। यहां पर देखो गड़बड़ क्या हो रही है बेटा, देखो गड़बड़ थोड़ी सी है हमारे रिएक्शन में, गड़बड़ थोड़ी सी हमारे रिएक्शन में है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर Ag2 होगा। यहां पर पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लीजिए। यहां पर Ag2NO3 होगा। क्या होगा, Ag2NO3 होगा। ये क्वेश्चन सही कर लेंगे, देखो क्वेश्चन में स्प्रिंट है इसलिए अभी इसके पहले नहीं हुआ था। यहां पर आप Ag2 कर लीजिए और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2Ag। जैसे ही लिखेंगे ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। पहले यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर Ag2NO3 होगा। क्लियर है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। आइए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 ZnH2SO4 में अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या पूछना है, क्या बताना है, अभिकारक और उत्पाद बताना है। तो आप ऐसे लिखोगे अभिकारक, ठीक है, आप क्या लिखोगे अभिकारक, और यहां क्या लिख लोगे उत्पाद। और कौन अभिकारक और कौन उत्पाद है वो आप जानते हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एरो के पहले वाली जो चीजें होती हैं वो अभिकारक, यानी अभिकारक में कौन है, Zn है और H2SO4 है। और उत्पाद कौन है भाई, ZnSO4 है और H2। ठीक, अगला है अमोनियम क्लोराइड के उष्मीय वियोजन, अमोनियम क्लोराइड के उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी मुझे ये रिप्लाई करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। मैं देखो कितने लोगों को मालूम है, और नहीं पता है तो ये भी रिप्लाई करिए कि सर नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा। ठीक है, एक बार सभी रिप्लाई करो, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई करिए बेटा, जल्दी से।
चलिए, तो क्या होगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा। अमोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं, तो NH4Cl को। किसको कहते हैं, NH4Cl को। और क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का उष्मीय वियोजन करना है, यानी यहां पर आपको उष्मा देनी है, यानी ट्रायंगल बना देंगे। और जैसे ये ट्रायंगल बना देंगे बेटा, तो ये क्या बनाएगा, ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। किसमें टूट जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाएगा। तो बनने वाले पदार्थ के नाम लिखिए, तो बनने वाले पदार्थ का नाम हो जाएगा आपका, बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अमोनिया, और इसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर करना है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। ये यहां पर देखो थोड़ा सा, यहाँ फिर देखो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है भाई, तो यहां पर बेटा H2 नहीं होगा, यहां पर H2O होगा। क्या होगा, H2O। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे ना, यहां पर हमारा क्या बनता है, यहां पर ये जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर H2O बनता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। L लिखा हुआ है लेकिन O नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो H2O बनेगा। तो अब यहां पर समीकरण को संतुलित करना है, तो समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान क्या देंगे बेटा, देखो आ जाओ, जब हम आंसर लिखेंगे और पहले का, तो यहां लिखा हुआ है क्या, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O। अब इसको हमको संतुलित करना है। तो देखो संतुलित करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी अभिकारक और उत्पाद में सारी चीजें बराबर है, जो बराबर नहीं है उसको हम संतुलित कर लेंगे। कैसे, तो किसी एप्रोप्रिएट नंबर यानी किसी संख्या का गुणा करके। आओ देखते हैं, यहाँ एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 2 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। यानी ये अभिक्रिया आपको बस भ्रमित करने के लिए दी गई है। यह अभिक्रिया आपकी पहले से ही संतुलित है, यह अभिक्रिया आपकी पहले से ही संतुलित है। इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, बस उसी चीज को उठाकर लिख दोगे, बस उसी चीज को उठाकर यहां पर लिख दोगे। ये आया हुआ प्रश्न है बेटा, याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि मीथेन यानी CH4 को जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में। तो देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन करने के लिए इधर 2 कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ये हमारा संतुलित समीकरण। आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी जल्दी आप लोग कर लोगे, प्रैक्टिस खाली करना है। ये पहले से समीकरण संतुलित था तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर करने की जरूरत थी। क्या जरूरत थी, तो यहां पर 2 लिखना है, यहां 2 लिखना है, समीकरण संतुलित हो गया। इतना लिख दिया, आपको नंबर मिल जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 जो है, FeSO4 और कॉपर में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। तो आपका अभिकारक और उत्पाद ये है, ठीक, ये हमारा क्या है, अभिकारक, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक में क्या है, आयरन और कॉपर सल्फेट, और उत्पाद में क्या है, आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अभी हमने लिखा था उसी को फिर से लिख दो, उसी को फिर से लिख दो। देखो NH4Cl हीट किया, क्या बन गया, NH3 प्लस HCl। क्या कह रहा है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। लिख दिया मैंने, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा, आप लिख दोगे। तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बन गया। बात क्लियर है कि नहीं, एक बार रिप्लाई करें। जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने देख रहे हैं सभी एक बार रिप्लाई करें।
और भी देखो बेटा, एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे आप और भी अभिक्रिया लिख सकते हो, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर पहले देखा ना उष्मीय अपघटन वाला, कहाँ गया ये भाई, ये इस वाले क्वेश्चन में अमोनियम क्लोराइड का उष्मीय वियोजन होता है तो क्या बनता है, ये यहाँ था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, एक चीज से 2 नंबर मिल गए। आओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहां पर हमको देखो क्या करना है भाई, यहां पर देखो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, और वो क्या मेहनत करना है देखिए। अब सबसे पहले इसका आंसर लिखते समय हम क्या कर रहे होंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में खाली नाम दिया हुआ है, तो नाम से पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो यहां लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्या होता है, तो सर CaOH का ट्वाइस, प्लस किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल बना रहा है यानी H2O। ये पहले से ही संतुलित है, अभी थोड़ी देर पहले हमने संतुलित किया। अगला जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag बनता है। तो इसको संतुलित करिए। तब यहां संतुलित करने के लिए आप देख रहे हो, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 2 कर देंगे और यहां 2 कर देंगे, समीकरण संतुलित हो गया। यहां 2 वहां 2, समीकरण संतुलित हो गया। आइए तीसरा क्या बोल रहा है भाई, तीसरा क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैग्नीशियम यानी Mg और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अभिक्रिया किया, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि सर MgCl2 होता है, और हाइड्रोजन बना रहा है यानी H2 बना रहा है। संतुलित करना है, यहां 2 कर दो, संतुलित हो गया, देखो 2H 2Cl 2 हो गया। अच्छा चौथा क्या है भाई, आयरन जल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है, तो आयरन Fe और जल का मतलब H2O, बना क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड यानी FeO और प्लस H2, संतुलित है हमारा समीकरण। ये हो गया हमारे चारों समीकरण। तो यहां पर आपको लिखना भी है, और जो समीकरण संतुलित नहीं है उनको संतुलित करेंगे, और जो संतुलित है उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अभिक्रिया समझाइए। कारण सहित निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक लिखिए। ऑक्सीकारक तथा अपचायक लिखिए। तो पहले में क्या कह रहा है बेटा, रेडॉक्स को उदाहरण देकर बताना है। तो रेडॉक्स अभी हम लोगों ने पहले देखा कि रेडॉक्स किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको डिटेल में लिख लेंगे, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक, डिटेल में बताया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, तो एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं हमारे पास, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने ले लिया Zn प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2, ठीक। दूसरा, ये तो A हो गया। अब दूसरा B वाले के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कारण सहित निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक लिखिए कि Cu प्लस प्लस और Zn अभिक्रिया किए तो क्या बना लिया, Cu और Zn प्लस प्लस। अब इसमें कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, उसका कारण देते हुए बताना है, तो मैं अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लोगे कि कौन ऑक्सीकारक है, ठीक, तो ऑक्सीकारक
कौन है वो, और उसके बाद आप लिख लोगे कि अपचायक कौन है, अपचायक, ठीक है, ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑक्सीकारक क्या होंगे बेटा, जिनका अपचयन हो रहा होगा, जिनका अपचयन हो रहा होगा उन्हें हम ऑक्सीकारक, और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसे हम, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, तो आइए देखिए। अब कॉपर के ऊपर आवेश है और यहाँ कॉपर के ऊपर आवेश नहीं है, मतलब जीरो आवेश है। तो पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो ज्यादा से कम होता है बेटा, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये जो जिंक है, ये जिंक 2+ में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमको पता चल गया किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हम जानते हैं कि जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक। तो अपचयन कॉपर का हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक होगा। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीकारक कौन है, तो Cu2+, और अपचायक कौन है, तो Zn। क्योंकि, क्यों है तो वो भी लिखना है, तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, थोड़ा सा आप लंबा लिख लीजिएगा, मैं छोटा कर ले रहा हूं, क्योंकि Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हम जानते हैं कि भाई जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। और यहां पर लिख लेंगे कि Zn का Zn2+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो हमारा अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा होता है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला, आप उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, और श्वसन को एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, इस बात को समझाइए। ठीक है, तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी कई बार पूछा गया बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उदाहरण के साथ बताना है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा जो है उत्पन्न होती है या निकलती है। ठीक है, उत्पन्न होती है या निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा देता है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ ही साथ उष्मा दे रहा होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकले या उष्मा उत्पन्न हो, उष्मा बन रही हो, उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जहां पर अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो रही हो बेटा, अवशोषित हो रही हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, शोषित कर रहा है। ठीक है, तो अवशोषित अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। जैसे कार्बन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको उष्मा चाहिए होता है, क्या बनाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कब बनाते हैं, जब उसको उष्मा दी जाती है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं उष्माशोषी और क्षेपी में। उष्माशोषी यानी जहां पर उष्मा में देने पर अभिक्रिया हो रही होती है, और उष्मा शोषी में हो गया जो देने पर, और उष्माक्षेपी जहां पर अभिक्रिया भी होती है और वो उष्मा भी निकाल रहा होता है। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था इसमें कि कारण बताइए कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा गया है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन को क्यों कहते हैं बेटा, तो देखिए, चावल, आलू, ब्रेड आदि जिन्हें हम खाते हैं उसमें क्या होता है,
स्टार्च होता है। उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, जो कि पाचन के दौरान स्टार्च जो है बेटा वो ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। और श्वसन में ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, तथा उष्मा निर्मुक्त करता है, यानी उष्मा दे रहा होता है, जो हमारे शरीर को वांछित ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन जो है हमारा वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब श्वसन के दौरान ऊष्मा हमारी बॉडी को मिलती है। आपने देखा होगा बेटा कि जब आप खाना खाते हो ना तो आपको गर्मी होने लगता है। खाना खाते हैं तो हमको पसीना आने लगता है, गर्मी होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय खाना जब हम खा रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी जो है वो खाने को पचाने के साथ साथ वहां पे ऊष्मा निकाल रही होती है, और उस ऊष्मा की वजह से हमको गर्मी होने लगता है, ठीक है। तो क्यों? तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। संक्षारण विकृत गंधिता, हम लोहे के वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं? 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहले में लिखा है संक्षारण और विकृत गंधिता, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पीछे देखा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और लिखा हुआ है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों लगाते हैं, तो क्या लिख लेंगे? आंसर बी वाले का, आंसर बी वाले का क्या लिख लेंगे? लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर क्या लगा रहे होते हैं बेटा? तो पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं। क्यों? तो लोहे, इसको ऐसे लिख लेंगे, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम लोहे पर क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगा रहे होते हैं, जिससे उनका कोरिजन ना हो, उनकी रस्टिंग ना हो। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, रासायनिक समीकरण क्या? ये देखो 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लोगे पिछले क्लास में जाकर। इनका तीनों का आंसर वहां पर समझाया हुआ है। क्या है? देखो लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन कीजिए, इससे क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, एक उदाहरण दीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है। अगला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर असंतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करना समझाइए। ये भी बताया गया पिछले क्लास में। फिर रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों के प्रत्येक के एक एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। ये तीनों आपको पिछले वीडियो में बताया गया है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। आप इसको बस पीछे वाले वीडियो से जाकर एक बार देख लोगे, वहां से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे देखे होंगे उनका तो पहले से क्लियर होगा, जो नहीं देखे होंगे वो एक बार देख लेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंद तथा तीव्र अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए और कौन से कारक अभिकारक दर को प्रभावित करते हैं ये बताइए। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को करने पे आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना बढ़िया और ज्यादा लिखोगे, उतना आपको नंबर मिलेगा। बढ़िया कहने का मतलब जितना पॉइंट टू पॉइंट, और इतना भी नहीं कि पॉइंट को छोटा नहीं कर देना है, उतना को पूरा डिटेल में लिखना है। और जो आज की क्लास में क्वेश्चन बताए गए हैं बेटा, तो उससे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। एमसीक्यू छोड़ दें तो एमसीक्यू में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को बाद में जो एमसीक्यू की सीरीज होगी उसमें बताया जाएगा। लेकिन जो थ्योरी में क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, तो जितने क्वेश्चन आज के वीडियो में बताए गए हैं बस उतने ही आएंगे, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। तो इसी बात पर सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर लेंगे। आइए बात करते हैं मंद और तीव्र अभिक्रिया की। नाम से क्लियर है, मंद मतलब जो धीरे धीरे हो, तीव्र मतलब जो तेजी से हो, बस उसी को स्टेटमेंट में लिख लेंगे। क्या? देखो
कुछ अभिक्रियाएं पूर्ण होने में अधिक समय लेती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस के आक्रमण के कारण लोहे में जंग लगना। अब आपके घर पे लोहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि आज लोहा खरीद के लाए कल जंग लग गया, इसमें टाइम लगता है, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, और अच्छे से रखेंगे तो कई साल तक लोहा चल जाएगा, जंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, लोहे की वस्तुओं में पूर्णतः जंग लगने कोई वर्ष लगते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मंद अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होना में अधिक समय लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इनको कन्वर्ट होने में। ठीक, उदाहरण के लिए बात करें तो एक तो लोहे में जंग लगना हो गया, दूसरा उदाहरण आपका देखो, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट का समय लगता है, अतः यह मंद अभिक्रिया है। ये देखो, एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? एथिल एसीटेट बना रहा है और जल बना रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अगला, तीव्र अभिक्रिया, तो ये अभिक्रियाएं अत्यंत अल्प समय में, मतलब बहुत तेजी से हो जाती हैं। ठीक है, और अभिकारक मिलने के पश्चात इन अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय लगभग 10⁻⁻⁶ माइक्रोसेकंड का होता है, बहुत कम। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब त्वरित रूप से सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह ताक्षणिक अभिक्रिया होती है क्योंकि यह आयनों के मध्य हो रही होती है। यानी यहां पर कुछ ऐसा AgNO3 की अभिक्रिया जैसे ही हम NaCl के साथ कराते हैं तो यह आपका AgCl प्लस NaNO3 बना लेता है, AgCl प्लस NaNO3 बना ले रहता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बेटा? तो उसमें आपका सबसे मेन आपका उष्मा, उसके बाद दाब, उसके बाद अभिकारक की मात्राएं, उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और कुछ अभिक्रियाएं जो है नमी, प्रकाश आदि से भी प्रभावित होती हैं। तो ये है कारक। तो एक बात याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आप कर सकते हो कब? जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तब। तो आप लोगों को बेटा करना कुछ नहीं है, बस करना एक बार है कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको एक जगह नोट करके रखो। इसलिए मत परेशान हो कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने। आपको जो चीज बताया जा रहा है वो इतना सटीक है कि उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो आज की क्लास में इतना याद रख लीजिएगा कि पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं एमसीक्यू छोड़कर, क्योंकि एमसीक्यू में ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। एमसीक्यू छोड़कर आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप खाली जितने क्वेश्चन आज की क्लास में बताए गए हैं उसको आप तैयार कर लोगे तो। और इनका एक सीक्वेंस चाहिए आपको, तो आपको बेटा जुड़ जाना है कहां से? ब्रह्मास्त्र बैच से, जो कि आपका 15 नवंबर से चालू होने वाला है। ठीक है, 15 नवंबर से चालू होगा, लेकिन 15 नवंबर से चालू होने के लिए जिसकी फीस रखी गई है बेटा 899 रुपए। और आप सोचोगे सर 15 नवंबर से चालू हो रहा है तो 15 नवंबर से ही जुड़ते हैं, तो ये याद रखिएगा बेटा कि ये 899 रुपए शुरू के 500 छात्रों के लिए है, तो कहीं आपको देर ना हो जाए। ठीक है, फिर आप कहोगे मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ठीक है, हम तो सोच रहे थे आराम से 15 नवंबर से, तो 15 नवंबर को ज्वाइन होंगे, तो उतना मत सोचो, क्योंकि आज भी अभी आपको 899 देना है, उस समय भी 899 देना है। लेकिन अगर 15 नवंबर तक में आप 500 छात्रों के पीछे हो जाओगे तो फिर आपकी फीस जो है वो आपकी 1299 हो जाएगी, तो नुकसान आपका होना है। ठीक है, क्योंकि आपको आज नहीं कल समझ में आएगा कि मुझे जुड़ जाना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी जुड़ोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगला, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 साल के पेपर, गेस्ट पेपर, संडे टेस्ट, स्पेशल क्लास, स्पेशल ट्रिक, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस ब्रह्मास्त्र बैच में। करना क्या है, आपको डाउनलोड कर लेना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला डाउनलोड करिएगा जहां 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड दिख रहा होगा, और वहां से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस नंबर पे, दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके जुड़ सकते हो।
क्लियर है? तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।